समुद्र के बीच एक छोटी सी लकड़ी की बोट पुराने माइंस हटाने का काम कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी पानी के ऊपर मरी हुई मछलियां तैरती दिखाई देती हैं। कोइची उन्हें देखते ही डर जाता है, क्योंकि उसने ऐसा मंजर पहले भी देखा था। वह तुरंत खतरे का सिग्नल देता है और अगले ही पल समुद्र के नीचे से एक बहुत बड़ी परछाई उनकी तरफ बढ़ती है। कुछ सेकंड बाद पानी को चीरते हुए गॉडजिला बाहर आता है। कोइची उसे देखते ही समझ जाता है कि यह वही मॉन्स्टर है जिससे वह एक बार पहले भी बच चुका था। लेकिन सवाल यह था कि कोइची इससे पहले गॉडजिला से कहां मिला था और क्यों उस पहली मुलाकात का गिल्ट आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिनों से। कोइची शिकिशिमा जापान का एक कमिकाजे पायलट था। उसे अपने फाइटर प्लेन के साथ दुश्मन पर सुइसाइड अटैक करना था, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। इसलिए वह प्लेन में खराबी का बहाना बनाकर ओडो आइलैंड पर लैंडिंग कर देता है। ओडो आइलैंड पर जापानीज आर्मी का छोटा सा रिपेयर बेस था, जहां खराब फाइटर प्लेन्स को ठीक किया जाता था। वहां मौजूद मैकेनिक्स का हेड तचिबाना था। वह कोइची के प्लेन को चेक करते ही समझ जाता है कि प्लेन में कोई बड़ी खराबी नहीं है। कोइची बस मिशन से बचने के लिए यहाँ आया था। तचिबाना ये बात साफ साफ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से कोइची को अंदाजा हो जाता है कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। रात होने तक कोइची उसी आइलैंड पर रुक जाता है। अचानक आइलैंड पर सायरन बजने लगता है। सारे सोल्जर्स और मैकेनिक्स बाहर भागते हैं। तचिबाना सर्च लाइट को समुद्र की तरफ घुमाने के लिए कहता है। जैसे ही रोशनी पानी पर पड़ती है, सब लोग वहीं रुक जाते हैं। समुद्र से एक बहुत बड़ा क्रीचर बाहर आ रहा था। वह गॉडजिला था। गॉडजिला पहले लाइट टावर को तोड़ता है और फिर बेस की तरफ बढ़ने लगता है। सोल्जर्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन बुलेट्स का उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वह और ज्यादा भड़क जाता है। ताचिबाना समझ जाता है कि नॉर्मल गन से उसे रोकना मुश्किल है। तभी उसकी नजर कोइची के फाइटर प्लेन पर जाती है। उस प्लेन में मशीन गन्स लगी हुई थी। वह कोइची से कहता है कि अगर वह प्लेन की गन चला दे तो शायद गॉडजिला को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है और बाकी लोग बच सकते हैं। कोइची धीरे धीरे प्लेन की तरफ जाता है। वह कॉकपिट में बैठता है और गन को गॉडजिला की तरफ एम करता है। गॉडजिला उसके सामने था, बस ट्रिगर दबाना था। लेकिन जैसे ही कोइची उसकी तरफ देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। डर की वजह से वह फायर नहीं कर पाता। नीचे सोल्जर्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वे लगातार गॉडजिला पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन गॉडजिला एक एक करके सबको मारता चला जाता है। तचिबाना चिल्लाकर कोइची से गन चलाने के लिए कहता है, लेकिन कोइची कुछ नहीं कर पाता। गॉडजिला पूरा बेस तबाह कर देता है। वह कोइची के प्लेन को भी तोड़ देता है और कुछ ही देर में पूरा आइलैंड खामोश हो जाता है। अगली सुबह जब कोइची को होश आता है तो उसके आसपास सिर्फ लाशें और मलबा होता है। उस हमले में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, कोइची और तचिबाना। तचिबाना अपने साथियों की लाशों के बीच खड़ा था। वह कोइची से कहता है कि अगर उसने उस रात गन चला दी होती तो शायद इतने लोग नहीं मरते। कोइची कुछ जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि अंदर से वह भी यही सोच रहा था। वह पहले अपने कमिकाजे मिशन से भागा था और फिर गॉडजिला के सामने भी डर गया था। यही बात उसके अंदर गिल्ट बनकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद कोइची जापान वापस लौटता है, लेकिन जिस जगह को वह अपना घर समझ कर आया था, वहां अब घर जैसा कुछ नहीं बचा था। टोक्यो वॉर की बॉम्बिंग में टूट चुका था। कोइची अपने घर पहुंचता है तो उसे सिर्फ मलबा मिलता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता भी बॉम्बिंग में मारे जा चुके हैं। पास में रहने वाली सुमिको नाम की औरत उसे देखती है। उसके अपने बच्चे भी बॉम्बिंग में मारे गए थे। वह गुस्से में कोइची से कहती है कि तुम जैसे लोग बचकर लौट आए, लेकिन हमारे बच्चे चले गए। कोइची उसकी बात चुपचाप सुनता है। उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। इसी बीच एक लड़की भागती हुई आती है। कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे। वह लड़की अचानक कोइची के हाथों में एक छोटी बच्ची देती है और वहां से भाग जाती है। कोइची कुछ समझ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वही लड़की वापस आती है और बच्ची को लेने लगती है। कोइची उससे पूछता है कि क्या यह बच्ची उसकी है। लड़की बताती है कि यह बच्ची उसकी नहीं है। बॉम्बिंग के दौरान इसकी मां मर गई थी और मरने से पहले उसने बच्ची को उसके हाथों में दे दिया था। उस लड़की का नाम नोरिको था और बच्ची का नाम अकीको। कोइची पहले उन्हें अपने साथ रखने से हिचकिचाता है, क्योंकि उसके पास खुद खाने रहने का सही इंतजाम नहीं था। लेकिन नोरिको और अकीको की हालत देखकर वह उन्हें अपने टूटे हुए घर में रुकने देता है। शुरुआत में ये तीनों कोई फैमिली नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच रिश्ता बनने लगता है। कोइची काम ढूंढने निकलता है, नोरिको घर संभालती है और सुमिको भी धीरे धीरे अकीको का ख्याल रखने लगती है। वही सुमिको जो पहले कोइची को कावर्ड कहती थी, अब बच्ची के लिए उसके घर आने जाने लगी थी। एक दिन कोइची को समुद्र में वॉर के दौरान बिछाए गए माइंस हटाने का काम मिलता है। काम बहुत खतरनाक था, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे। नोरिको उसे रोकती है, पर कोइची जानता था कि अगर पैसे नहीं आए तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन वह एक छोटी वुडन बोट पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात कैप्टन अकित्सु, डॉक्टर नोडा और यंग क्रू मेंबर मिजुशिमा से होती है। बोट लकड़ी की बनी थी
क्योंकि समुद्र में मैग्नेटिक माइंस मौजूद थीं। अगर आयरन शिप वहां जाता तो माइन उससे अट्रैक्ट होकर फट सकती थी। नोडा उसे समझाता है कि उनका काम माइंस को सरफेस पर लाकर सेफ डिस्टेंस से शूट करके ब्लास्ट करना है। कुछ देर बाद एक माइन पानी के ऊपर आती है। क्रू उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन निशाना नहीं लग पाता। तब कोइची गन उठाता है। वह पायलट रह चुका था इसलिए टारगेट लेना जानता था। वह एम करके गोली चलाता है और माइन पानी में ब्लास्ट हो जाती है। क्रू उसकी तारीफ करता है लेकिन कोइची के चेहरे पर खुशी नहीं आती। गन चलाते ही उसे ओडो आइलैंड की वही रात याद आ जाती है। उस रात भी टारगेट सामने था, गन हाथ में थी, लेकिन वह ट्रिगर नहीं दबा पाया था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कोइची काम में बेहतर होने लगता है। नोरिको भी जॉब करने की बात करती है ताकि घर में पैसे आ सकें। कोइची उसे रोकता है लेकिन नोरिको कहती है कि वह हमेशा किसी के सहारे नहीं रहना चाहती। अकीको अब कोइची को अपने पिता जैसा मानने लगी थी। बाहर से तीनों एक छोटी फैमिली की तरह दिखने लगे थे, लेकिन कोइची अब भी खुद को इस खुशी के लायक नहीं मानता था। फिर एक दिन समुद्र में माइंस हटाते समय कोइची को पानी के ऊपर मरी हुई मछलियां दिखाई देती हैं। वह उन्हें देखते ही रुक जाता है। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बड़ा जहाज टूटा हुआ मिलता है। जहाज की हालत देखकर कोइची समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। यह काम सिर्फ एक ही जीव कर सकता था। गॉडजिला वापस आ चुका था। रेडियो पर मैसेज आता है कि गॉडजिला इसी तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर बाद पानी के नीचे से वही बड़ी परछाई उनकी तरफ बढ़ती है। गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है और पास मौजूद एक दूसरी बोट को पल भर में तोड़ देता है। अब वह सीधे कोइची की बोट की तरफ बढ़ रहा था। नोडा कहता है कि उन्हें समुद्री माइन का इस्तेमाल करना होगा। क्रू जल्दी से एक माइन पानी में छोड़ता है। माइन गॉडजिला के शरीर से टकराकर ब्लास्ट होती है, लेकिन उसका घाव कुछ ही सेकंड में अपने आप भरने लगता है। अब गॉडजिला बोट के बिल्कुल करीब आ चुका था। वे लोग एक और माइन पानी में छोड़ते हैं। गॉडजिला उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। अकित्सु ट्रिगर दबाता है, लेकिन इस बार ब्लास्ट नहीं होता। वायर डैमेज हो चुकी थी। बोट पर मौजूद सभी लोग जम जाते हैं। गॉडजिला के मुंह में माइन थी, लेकिन वह किसी भी समय बोट को खत्म कर सकता था। कोइची जल्दी से गन उठाता है। वह जल्दी से एम करता है और गोली चला देता है। गोली सीधी गॉडजिला के मुंह में फंसी माइन पर लगती है। अगले ही पल उसके मुंह के अंदर जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाके की वजह से गॉडजिला पीछे की तरफ गिरता है। उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो चुका था। बोट पर मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए राहत की सांस लेते हैं। मिजुशिमा को लगता है कि शायद गॉडजिला मर गया, लेकिन कोइची की नजर अभी भी उसी पर थी। वह देखता है कि गॉडजिला का घाव धीरे धीरे अपने आप भरने लगा है। कुछ ही देर में गॉडजिला फिर से उठ जाता है। अब बोट पर मौजूद लोगों को समझ आ जाता है कि वे उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। गॉडजिला उनकी तरफ बढ़ता है। इस बार उनके पास कोई दूसरा रेडी माइन भी नहीं था। तभी दूर से समुद्र में बड़ी तोपों की आवाज आती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। तकाओ वॉरशिप वहां पहुंच चुका था। उसकी बड़ी गन्स गॉडजिला की तरफ घूमती है और फिर उस पर लगातार हमला शुरू हो जाता है। एक के बाद एक हेवी शेल्स गॉडजिला से टकराते हैं। समुद्र में बड़ी लहरें उठती हैं और गॉडजिला कुछ देर के लिए पीछे हटता दिखाई देता है। कोइची और उसकी टीम अपनी छोटी बोट से यह सब देख रहे थे। मिजुशिमा को लगता है कि इस बार सच में गॉडजिला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोइची चुप था। उसे पता था कि यह मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला। कुछ ही पल बाद समुद्र के अंदर से नीली रोशनी चमकने लगती है। गॉडजिला पानी के नीचे से ऊपर उठता है। गॉडजिला अपना एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है। नीली रोशनी सीधी वॉरशिप से टकराती है और अगले ही पल तकाओ आग और धुएं में गायब हो जाता है। कोइची अपनी आंखों के सामने वह बड़ा जहाज टूटते हुए देखता रह जाता है। कुछ देर बाद गॉडजिला समुद्र में खड़ा होकर दहाड़ता है और फिर धीरे धीरे जापान की तरफ बढ़ जाता है। रात को कोइची घर लौटता है। नोरिको उसे देखते ही समझ जाती है कि समुद्र में कुछ बड़ा हुआ है। वह उससे पूछती है कि वहां क्या हुआ था। कोइची पहले चुप रहता है, लेकिन फिर वह उसे सब बता देता है। नोरिको उसे रोकती है और कहती है कि किसी ऐसे मॉन्स्टर के सामने डर जाना कावड़ होना नहीं होता। वह उसे समझाती है कि अब वह अकेला नहीं है। दूसरी तरफ गॉडजिला की खबर धीरे धीरे फैलने लगती है। समुद्र में जहाजों के गायब होने और तकाओ के तबाह होने के बाद लोगों को समझ आने लगता है कि जापान पर फिर एक बड़ा खतरा आने वाला है। तभी रेडियो पर वार्निंग आने लगती है, लेकिन जैसे ही कोस्ट से रिपोर्ट्स आती है पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। लोग शॉप्स छोड़कर भागने लगते हैं। कोई अपने बच्चों को उठा रहा था, कोई अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढ रहा था। तभी जमीन कांपने लगती है। बिल्डिंग्स के शीशे हिलने लगते हैं। गाड़ियां अपनी जगह से खिसकने लगती हैं। कुछ ही पल बाद गॉडजिला गिंजा की मेन स्ट्रीट पर दिखाई देता है। उसे देखते ही लोग चीखते हुए भागने लगते हैं। गॉडजिला धीरे धीरे शहर के बीच आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम के नीचे सड़क टूट रही थी, गाड़ियां दब रही थीं
और बिल्डिंग्स के हिस्से नीचे गिर रहे थे। नोरिको जिस ट्रेन में निकलने की कोशिश कर रही थी, गॉडजिला उसी तरफ बढ़ता है। ट्रेन में बैठे लोग खिड़कियों से बाहर देखकर घबरा जाते हैं। ड्राइवर ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला बहुत करीब आ चुका था। अगले ही पल गॉडजिला ट्रेन को अपने मुंह से पकड़कर उठा लेता है। अंदर बैठे लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। नोरिको भी बैलेंस खो देती है, लेकिन किसी तरह एक पाइप पकड़कर लटक जाती है। नीचे टूटे हुए ट्रैक्स और पानी था। अगर उसका हाथ छूटता तो बचना मुश्किल था। दोनों किसी तरह वहां से हटते हैं। कुछ पल के लिए नोरिको उसे देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन गॉडजिला अब सिटी के और अंदर आ चुका था। जापानीज फोर्सेस टैंक्स और गन्स से उस पर अटैक करती है, लेकिन गॉडजिला रुकता नहीं। बुलेट्स और शेल्स उसके शरीर से टकराते हैं, लेकिन उसका असर सिर्फ इतना होता है कि वह और आगे बढ़ जाता है। कोइची और नोरिको भीड़ के साथ भाग रहे थे। तभी गॉडजिला अचानक रुकता है। उसकी पीठ की स्पाइन्स नीली रोशनी से चमकने लगती है। कोइची तुरंत समझ जाता है कि वही अटैक होने वाला है जिसने तकाओ वॉरशिप को खत्म कर दिया था। वह नोरिको का हाथ पकड़कर तेजी से भागता है। गॉडजिला अपना एटॉमिक ब्रेथ चार्ज करता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जैसे रुक जाता है। फिर नीली रोशनी शहर को चीरती हुई आगे बढ़ती है और अगले ही पल बड़ा ब्लास्ट होता है। पूरा गिंजा आग, धुएं और धूल में ढक जाता है। बिल्डिंग्स गिरने लगती है और सड़क पर भाग रहे लोग शॉकवेव में दूर जा गिरते हैं। लेकिन उसी पल नोरिको उसे जोर से धक्का देती है। कोइची एक तरफ गिर जाता है और ब्लास्ट की लहर नोरिको को अपने साथ ले जाती है। कुछ सेकंड तक कोइची कुछ समझ ही नहीं पाता। धुआं थोड़ा हटता है तो वह नोरिको को ढूंढने लगता है। वह बार बार उसका नाम पुकारता है, लेकिन वहां सिर्फ मलबा, धूल और लोगों की आवाजें थीं। गॉडजिला शहर के बीच दहाड़ता है और फिर धीरे धीरे समुद्र की तरफ लौट जाता है। कुछ समय बाद गिंजा की तबाही की खबर पूरे जापान में फैल जाती है, लेकिन कोइची के लिए इस तबाही का मतलब सिर्फ नोरिको थी। घर लौटने पर अकीको उससे नोरिको के बारे में पूछती है। कोइची उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। नोडा उसे मीटिंग में लेकर जाता है, जहां पुराने नेवी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स और कुछ सिविलियंस मौजूद थे। कैप्टन आकित्सु और मिजुशिमा भी वहां थे। नोडा सभी को समझाता है कि गॉडजिला को गन्स या बॉम्ब से मारना आसान नहीं है, क्योंकि उसके घाव अपने आप भर जाते हैं। इसलिए उसे बाहर से शूट करने के बजाय समुद्र की गहराई और प्रेशर से मारना होगा। प्लान यह था कि गॉडजिला को सगामी बे में लाकर जहाजों से घेरा जाएगा। फिर उसके आसपास फ्रियॉन गैस छोड़ी जाएगी, जिससे वह तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगेगा, ताकि अचानक प्रेशर चेंज उसके शरीर को तोड़ दे। ये बात सुनकर कई लोग मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीटिंग के बाद कोइची नोडा से अलग बात करता है। वह कहता है कि उसे भी मिशन में जाना है। नोडा बताता है कि वे जहाजों से काम करने वाले हैं, लेकिन कोइची के दिमाग में कुछ और था। वह कहता है कि उसे एक फाइटर प्लेन चाहिए। कुछ दिन बाद वह कोइची को एक पुराने हैंगर में बुलाता है। अंदर एक स्पेशल फाइटर प्लेन रखा था, जिसे वॉर के आखिरी दिनों में बनाया गया था। प्लेन दिखने में पावरफुल था, लेकिन हालत ऐसी थी कि उसे तुरंत उड़ाना पॉसिबल नहीं था। कोइची प्लेन को देखते ही कहता है कि इसे ठीक करने के लिए किसी बहुत अच्छे मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। तभी उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, ताचिबाना। वही आदमी जो ओडो आइलैंड पर रिपेयर बेस का हेड था, वही ताचिबाना जिसने गॉडजिला के हमले के बाद कोइची को अपने साथियों की मौत का जिम्मेदार माना था। वह उसे ढूंढना शुरू करता है। पुराने कॉन्टैक्ट्स, मिलिट्री रिकॉर्ड्स और अलग अलग मैसेजेस के जरिए आखिरकार उसे ताचिबाना मिल जाता है। जैसे ही ताचिबाना कोइची को देखता है, उसका पुराना गुस्सा फिर बाहर आ जाता है। वह कोइची पर टूट पड़ता है और उसे मारने लगता है। कोइची उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अंदर से वह खुद भी वही बात मानता था। कुछ देर बाद कोइची उसे बताता है कि गॉडजिला फिर लौट आया है। कोइची कहता है कि उसे एक फाइटर प्लेन चाहिए ताकि वह गॉडजिला को सी ट्रैप तक लेकर जा सके। ताचिबाना पहले मना कर देता है, लेकिन फिर उसे अपने मरे हुए साथियों की याद आती है। उसे समझ आता है कि गॉडजिला को रोकना सिर्फ कोइची की लड़ाई नहीं है, यह उन सभी लोगों की लड़ाई है जिन्हें गॉडजिला ने उनसे छीन लिया था। गैराज में प्लेन पर काम शुरू हो जाता है। ताचिबाना इंजन चेक करता है, कंट्रोल्स ठीक करता है और प्लेन को मिशन के लिए रेडी करने लगता है। कोइची हर दिन वहां आता है और चुपचाप उस प्लेन को देखता रहता है। उसके मन में शायद यही चल रहा था कि यह उसकी आखिरी उड़ान हो सकती है। एक दिन ताचिबाना उसे प्लेन के आगे लगे एक्सप्लोसिव के बारे में बताता है। वह कहता है कि अगर कोइची सही समय पर प्लेन को गॉडजिला के मुंह में ले जाए तो अंदर ब्लास्ट होने से गॉडजिला को सीरियस डैमेज हो सकता है। कोइची उसकी बात चुपचाप सुनता है। ताचिबाना उसे बॉम्ब एक्टिवेट करने का तरीका बताता है। दूसरी तरफ मिशन की तैयारी तेजी से चल रही थी। पुराने जहाजों पर केबल्स लगाए जा रहे थे। फ्रियॉन गैस सिलेंडर्स चेक किए जा रहे थे। इंजीनियर्स हर छोटी चीज दोबारा देख रहे थे।
क्योंकि सब जानते थे कि अगर एक भी मिस्टेक हुई तो गॉडजिला किसी को मौका नहीं देगा। मिजुशिमा भी मिशन में जाना चाहता था। वह यंग था और खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन अकित्सु उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि यह लड़ाई उन लोगों की है जो वॉर देख चुके हैं। मिजुशिमा की उम्र अभी मरने की नहीं है, उसे जिंदा रहना चाहिए। मिजुशिमा गुस्सा होता है, लेकिन अकित्सु उसकी बात नहीं मानता। सुबह होने से पहले कोइची गराज पहुंचता है। प्लेन पूरी तरह रेडी था। कोइची कॉकपिट में नोरिको की तस्वीर रखता है। तचिबाना आखिरी बार प्लेन चेक करता है, फिर वह कोइची को सल्यूट करता है। कोइची भी उसे सल्यूट करता है। इस बार उसके चेहरे पर डर था, लेकिन वह डर उसे रोक नहीं रहा था। उधर समुद्र में अकित्सु, नोडा और बाकी शिप्स अपनी पोजीशंस लेने के लिए निकल चुके थे। सभी लोग जानते थे कि गॉडजिला कभी भी सामने आ सकता है। कुछ देर बाद पोर्ट के पास पानी में हलचल शुरू होती है। समुद्र के ऊपर मरी हुई मछलियां तैरने लगती हैं। फिर दूर से एक बड़ा जहाज हवा में उछलता हुआ पोर्ट के पास आकर गिरता है। सब समझ जाते हैं कि गॉडजिला आ चुका है। गॉडजिला धीरे धीरे पानी से बाहर आता है और सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। अगर वह पूरी तरह लैंड पर आ जाता तो नोडा का पूरा प्लान फेल हो जाता। उसे हर हाल में वापस समुद्र की तरफ मोड़ना था। तभी आसमान में कोइची का फाइटर प्लेन दिखाई देता है। कोइची प्लेन को नीचे लाकर गॉडजिला के सामने से गुजारता है। गॉडजिला उसकी तरफ देखता है और फिर उसके पीछे मुड़ जाता है। कोइची उसे धीरे धीरे समुद्र की तरफ खींचने लगता है। शिप्स पर मौजूद लोग अपनी सांसें रोककर यह सब देख रहे थे। गॉडजिला अब कोइची के पीछे पीछे समुद्र में उतर चुका था। नोडा तुरंत सभी शिप्स को पोजीशन लेने का सिग्नल देता है। जहाज दोनों तरफ फैलने लगते हैं। केबल्स रेडी हो जाती है और फ्रीऑन गैस सिलेंडर्स खुलने के लिए तैयार कर दिए जाते हैं। कोइची आसमान में चक्कर लगाकर गॉडजिला का ध्यान अपने ऊपर रखता है ताकि वह शिप्स पर सीधा अटैक न करे। लेकिन गॉडजिला भी जैसे सब समझ रहा था। वह अचानक रुकता है और उसकी पीठ पर नीली रोशनी चमकने लगती है। नोडा और अकित्सु समझ जाते हैं कि गॉडजिला दोबारा एटॉमिक ब्रेथ चार्ज कर रहा है। शिप्स पर मौजूद लोगों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर यह अटैक चला तो पूरा ऑपरेशन यही खत्म हो जाता। कोइची आसमान से यह सब देख रहा था। उसका फाइटर प्लेन अभी भी गॉडजिला के ऊपर घूम रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे। वह वापस लौट सकता था या फिर गॉडजिला को रोकने के लिए आखिरी हमला कर सकता था। उसकी नजर कॉकपिट में लगी नोरिको की तस्वीर पर जाती है। फिर उसे अकीको याद आती है। कोइची प्लेन को मोड़ता है और सीधा गॉडजिला के खुले हुए मुंह की तरफ बढ़ने लगता है। शिप्स पर मौजूद लोग रेडियो पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अकित्सु चिल्लाकर कहता है कि वह ऐसा न करे। नोडा भी उसे वापस मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन कोइची अब फैसला कर चुका था। गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने ही वाला था। कोइची प्लेन की स्पीड बढ़ाता है, बॉम्ब एक्टिवेट करता है और सीधा गॉडजिला के मुंह की तरफ चला जाता है। सबको लगता है कि कोइची खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहा है। गॉडजिला का मुंह खुला था और उसकी एटॉमिक एनर्जी अंदर जमा हो रही थी। अगले ही पल कोइची का प्लेन उसके मुंह में जा घुसता है। जोरदार ब्लास्ट होता है। प्लेन में लगा एक्सप्लोसिव गॉडजिला के मुंह के अंदर फटता है। उसी समय उसकी एटॉमिक एनर्जी भी उल्टी उसी के अंदर फैल जाती है। धमाके की वजह से गॉडजिला का सिर और शरीर टूटने लगता है। समुद्र के ऊपर पानी और धुएं की बड़ी दीवार उठती है। कुछ पल के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। सबको लगता है कि कोइची भी मारा गया। अकित्सु और नोडा चुप खड़े रह जाते हैं, लेकिन तभी तचिबाना आसमान की तरफ देखता है। एक पैराशूट नीचे उतर रहा था। कोइची जिंदा था। प्लेन के गॉडजिला से टकराने से ठीक पहले उसने इजेक्शन सीट का इस्तेमाल कर लिया था। ताचिबाना ने जो सिस्टम उसे समझाया था उसी ने उसकी जान बचा ली। रेस्क्यू बोट कोइची की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ गॉडजिला का शरीर टूटकर समुद्र में गिरता जा रहा था। उसके टुकड़े पानी में डूबने लगते हैं। शिप्स पर मौजूद लोग कुछ पल तक बस उसे देखते रहते हैं। फिर धीरे धीरे सबको समझ आता है कि गॉडजिला रुक चुका है। वे लोग जीत गए थे। कुछ लोग गॉडजिला की तरफ सल्यूट करते हैं। यह सल्यूट किसी सम्मान के लिए नहीं था। ये उस लड़ाई के खत्म होने का इशारा था जिसमें उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी थी। कुछ देर बाद सभी लोग पोर्ट पर लौटते हैं। वहाँ पहले से कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। मिजुशिमा भी वहीं खड़ा था। इस बार कोई उसे बच्चा समझकर पीछे नहीं कर रहा था, क्योंकि मिशन बचाने में उसने भी अपनी तरफ से मदद की थी। तभी सुमिको उसके पास आती है। उसके हाथ में एक मैसेज था। कोइची उसे पढ़ता है और कुछ पल के लिए वहीं रुक जाता है। मैसेज में लिखा था कि नोरिको जिंदा है। कोइची को पहले यकीन नहीं होता। वह तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। कोइची एक रूम के पास रुकता है। अंदर नोरिको लेटी हुई थी। वह घायल थी लेकिन जिंदा थी। कोइची उसे देखकर कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाता। नोरिको उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में भी वही सवाल था जो कोइची इतने समय से अपने अंदर लेकर घूम रहा था। कोइची पहली बार सच में शांत दिखाई देता है। वह नोरिको का हाथ पकड़ता है। जिस फैमिली को वह कभी अपना मानने से डरता था वही अब उसके सामने थी। लेकिन इसी पल नोरिको की गर्दन पर एक काला निशान दिखाई देता है। यह निशान बता रहा था कि गॉडजिला की तबाही ने उसे सिर्फ घायल नहीं किया था, उसके शरीर में कुछ ऐसा असर बचा था
जिसे अभी कोई समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ समुद्र की गहराई में गॉडजिला का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। धीरे धीरे वह टुकड़ा फिर हिलने लगता है। उसका शरीर खुद को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा था, यानी गॉडजिला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कोइची और बाकी लोगों ने उस दिन जापान को बचा लिया था। कोइची ने अपने गिल्ट से भागना बंद कर दिया था, लेकिन समुद्र की गहराई में छिपा वह छोटा सा निशान बता रहा था कि गॉडजिला की कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई। इसी सस्पेंस के साथ फिल्म की कहानी खत्म होती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल थियोगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।